नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि मस्त होंगे। टॉपिक हमारा ज्योग्राफी का है और ज्योग्राफी की जो हमारी क्लास है वो है क्लास नंबर 3 आज की, है ना। इससे पहले 2 क्लास में पढ़ा चुका हूँ और दोनों क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, उनका रिवीजन कर लेना। और जो तीसरी क्लास है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है इस क्लास में, ज्योग्राफी के या भारत के भूगोल के क्वेश्चन इसमें मैंने लिए हैं, ठीक है। तो एक एक करके प्रश्न देखिएगा और अंत तक मेरे साथ क्लास में आप जुड़े रहें, बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। तो पहला प्रश्न देखते हैं, आइए चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक है। तो टॉप 50 और टॉपिक है हमारा भूगोल का, भारत का भूगोल, ठीक है। ऐसे और भी टॉपिक मैं कराऊंगा आपको, संविधान के भी लेके आएंगे, इकोनॉमिक्स की अभी एक क्लास डाली है, बायोलॉजी के भी डालेंगे। मतलब सभी प्रश्नों को, सभी आपको टॉपिक हैं जो हमारे जीएस के वो सभी मिलेंगे। वैसे यूपी स्पेशल की लगातार पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना। तो देखिए पहला पॉइंट लिखा हूँ ना, भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या। तो भारत में जो केंद्र शासित राज्यों की संख्या वो कितनी है? 8। जब पॉइंट नोट कर लियो, कितने हैं भैया? भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है 8, नंबर 1। दूसरा प्रश्न है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, लेकिन कौन सा? केंद्र शासित राज्य। सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य है जो क्षेत्रफल के आधार पर है अभी हाल फिलहाल, वो है लद्दाख। नोट कर लेना, है ना। इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, कश्मीर के अंतर्गत ही आता है। लेकिन जब से 370 आर्टिकल हटाया है सरकार ने 2019 से, तब तक केंद्र शासित राज्यों की स्थिति है इनकी, है ना। तो क्षेत्रफल के आधार पर केंद्र शासित राज्य है लद्दाख। अब प्रश्न आता है कि भाई हमें जनसंख्या के आधार पर भी बता दीजिए। जनसंख्या के आधार पर प्रश्न सेम है, कौन सा है? केंद्र शासित। प्रश्न सेम है, केंद्र शासित राज्य बताइए जनसंख्या के आधार पर। तो आंसर क्या लगाएंगे आप? दिल्ली। केंद्र शासित राज्यों में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है और नगरों में भारत का सबसे बड़ा नगर में भी आता है। मुंबई के बाद आता है दूसरा स्थान इसका, है ना। मुंबई की जनसंख्या सबसे ज्यादा है शहरों में या नगरों में, फिर दिल्ली आता है, कलकत्ता आता है, ऐसे पढ़ते हैं नगरों में, है ना। तो दिल्ली को याद रखिएगा केंद्र शासित राज्य में। अगला प्रश्न है हमारा पांडिचेरी से। पांडिचेरी राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, फ्रांसीसियों के द्वारा इस राज्य को स्थापित किया गया था। पुडुचेरी बोलते हैं आजकल। ये 3 राज्यों में विभाजित है। सिर्फ भारत का एक राज्य है जो कितने हिस्सों में? भारत में 3 राज्यों में। 3 राज्य कौन कौन से? केरल में एक जिला है इसका, तमिलनाडु में एक जिला और आंध्र प्रदेश में। इन 3 राज्यों में विभाजित है। कौन सा राज्य है ये? पुडुचेरी। नोट कर लेना, है ना। यह प्रश्न ऐसे आता है कि भारत का एकमात्र राज्य बताइए जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में स्थित है। तो आंसर आता है पुडुचेरी, है ना। पूर्वी हिस्से में भी और पश्चिमी हिस्से में भी स्थित है। इस पॉइंट को याद रखना। आंध्र प्रदेश में यमन है इसका जिला, तमिलनाडु में इसके जिले की बात करें तो कराईकल है और केरल में माहे इसके जिले का नाम है, ठीक है। अब प्रश्न है भैया अगला हमारा, शेयर करते चलें क्लास को ज्यादा से ज्यादा, है ना। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये उम्मीद के साथ मैं पढ़ा रहा हूं। आपको पुलिस में 2 या एसआई का एग्जाम देना, कोई और बड़ा एग्जाम दे लेना आप। विश्व का सबसे घना मरुस्थल, विश्व का सबसे घना मरुस्थल क्षेत्रफल के आधार पर, मतलब जिसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। क्या ज्यादा है? जनसंख्या घनत्व। तो इसे घना भी लिख दिया मैंने भाई साहब। तो क्या नाम है इसका? थार का मरुस्थल सबसे घना है। इसमें सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तकरीबन 1 वर्ग किलोमीटर में 84 या 80 के आसपास लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व को इंग्लिश में पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं। इसे हम उसमें पढ़ते हैं सेंसियस के आंकड़े जो आते हैं हमारे, है ना, जनगणना के आंकड़े जो आते हैं। तो भारत का ही सबसे बड़ा घना मरुस्थल है ये, ठीक है। भारत का सबसे सूखा स्थान, सूखे से मतलब है कम वर्षा होती है जहाँ पे। यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि भारत का वो स्थान बताइए जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। वो कौन सा ऐसा स्थान है भारत का? तो सबसे कम वर्षा लेह में होती है। यहाँ सबसे कम वर्षा के लिए भारत में जाना जाता है। सूखा स्थान भी कह सकते हैं या सबसे कम वर्षा भी पढ़ सकते हैं हम इसको। और सबसे ज्यादा वर्षा चेरापूंजी में होती है, ये भी नोट कर लेना। मौसिन राम और चेरापूंजी दोनों जगह। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र, तो देखिए सबसे ज्यादा वर्षा पश्चिमी घाट में भी होती है, बिल्कुल होती है। मेघालय में होती है साहब, होती है बिल्कुल। मेघालय में भी होती है, पश्चिमी घाट में भी, क्योंकि मानसून ऐसे ही चलता है, दक्षिण पश्चिम मानसून। और इसके अलावा हिमालय के क्षेत्र में भी वर्षा होती है। तो ये तीनों क्षेत्र फेमस हैं वर्षा के लिए। ये प्रश्न मैंने थोड़े से विस्तार लेवल में बताया क्षेत्र के हिसाब से, है ना। इन हिस्सों में पश्चिमी घाट में कौन से मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है। मानसून का नाम भी लिख लेना चाहो तो, दक्षिण पश्चिम मानसून, हाँ, से वर्षा होती है इस वाले हिस्से में, पश्चिमी घाट में। सबसे अच्छी बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है यहाँ पे इसी वजह से, क्योंकि वर्षा अच्छी होती है तो जैव विविधता भी यहाँ पे पाई जाती है। जैव पश्चिमी घाट में सबसे अच्छी, हर इलाके में ही पाई जाती है कैसे, लेकिन पश्चिमी घाट बहुत फेमस है उसके लिए। औसत 200, कितनी? 200 मिलीमीटर है ये,
मीटर में वर्षा है, औसत 200 मिलीमीटर वर्षा वाले जो हिस्से हैं हमारे यहाँ, वो राजस्थान में इतनी वर्षा होते भाई साहब, ये फेमस है। राजस्थान मतलब पश्चिमी राज्य हमारे भारत का कैसा राज्य है? पश्चिमी राज्य है। और लद्दाख में होती है इतनी वर्षा, इन दोनों इलाकों में होती है, यानी कि बहुत कम वर्षा होती है, यानी कि बहुत कम वर्षा होती है। तो ये एक एवरेज अध्ययन करके जो हमारे वैज्ञानिक हैं जो वर्षा पर अध्ययन करते हैं, मानसून पर अध्ययन करते हैं, तो उनके द्वारा जो अध्ययन जो सारी डाटा बताया गया ज्योग्राफी में, ठीक है। औसत 200 मिलीमीटर वर्षा राजस्थान पश्चिमी हिस्से में और लद्दाख। अगला प्रश्न है लैटराइट मिट्टी से। लैटराइट मिट्टी भारत में कहाँ पाई जाती है भाई साहब? तो लैटराइट मिट्टी पड़ी होगी भारत में केरल में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, इसका जो विस्तार है वो केरल में पाया जाता है लैटराइट मिट्टी का। इसमें काजू की खेती बहुत अच्छी मानी जाती है। कौन सी खेती? काजू की खेती, है ना। और एक और मैं बता देता हूँ लॉजिक आपको याद रखने का, कभी पेपर में आता है। तो लैटराइट मिट्टी ऐसे स्थानों पर पाई जाती है भारत में जहाँ उच्च तापमान हो, मतलब तापमान उसका उच्च हो और वर्षा भी अच्छी होती हो, अच्छी खासी होती हो, ऐसे इलाकों में लैटराइट मिट्टी का विकास होता है, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ वर्षा होती है सबसे ज़्यादा, केरल से शुरू होता है, कर्नाटक महाराष्ट्र इस हिस्से में चलता है मानसून। तो सबसे पहले केरल में वर्षा होती है, तो केरल में वर्षा होती है बहुत तेज़ी से, और वर्षा होने के बाद फिर बंद होती है, तो तापमान कैसा हो जाता है? बहुत उच्च तापमान हो जाता है उस इलाके का। तो इसी प्रोसेस के दौरान मिट्टी का विकास होता है, उस मिट्टी को बोलते हैं लैटराइट मिट्टी। तो केरला में पाई जाती है, मेघालय में भी पाई जाती है ना। तो लैटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले स्थानों में पाई जाती है, ये नोट कर लेना, है ना भाई। वर्षा होती है फिर वर्षा बंद हो जाती है, तो तापमान कैसा हो जाता है? हाई हो जाता है, उच्च तापमान पाया जाता है ऐसे इलाकों में, ऐसे स्थानों पर विकसित होती है लैटराइट मिट्टी। उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल लिख लेना आप केरल, है ना, मेघालय लिख लेना, इस राज्य में भी पाई जाएगी क्योंकि उच्च तापमान और वर्षा से रिलेटेड है। काजू की खेती अच्छी होती है, काजू भी लिख लेना, है ना। और इसी मिट्टी में क्या होता है? मसाले भी होते हैं, जहाँ पे काजू की खेती भी बहुत अच्छी होती है। आगे प्रश्न है साल और सागौन। ये दोनों तो आपने सुने ही होंगे, फेमस है। साल की लकड़ी का इस्तेमाल होता है सबसे ज़्यादा, और सागौन की। आपको घरों में अच्छा फर्नीचर बनाना है ना, खिड़कियों के लिए लेकर के आना है, दरवाजों के लिए दरवाजों के लिए इस्तेमाल करवाते हैं बहुत सारे आमतौर पर, है ना, साल और सागौन। लेकिन बहुत महंगी लकड़ी मिलती है भाई साहब। ये साल और सागौन की जो लकड़ी हमारे यहाँ मिलती है वो कौन से वनों में मिलती है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों के अंतर्गत ये वृक्ष सबसे ज़्यादा उत्पादित होते हैं, ये लिख लेना। साल और सागौन बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कि कौन से वनों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी। पतझड़ी का मतलब जिनके पत्ते झड़ जाते हैं एक समय के बाद, इनको पतझड़ वन बोला जाता है। इन वनों के उदाहरण हैं साल और सागौन, है ना। अगर आप मेरे से कहोगे कि एक राज्य बता दो, तो एमपी में सागौन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। सागौन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में? एमपी में। तो एमपी के अंतर्गत भी ये वन पाए जाते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। एक नहर है जो आपने नहीं पढ़ी हो तो नॉलेज होगी, बकिंगम नहर नाम है इसका, ऐसा है, विदेशी सा नाम है इसका, बकिंगम नहर। ये नहर कहाँ पे स्थित है? ये कोरोमंडल के तट पर स्थित है। ये नहर कौन सी जगह स्थित है? ये नहर कोरोमंडल के तट पर, ठीक है। नहर का नाम क्या है? बकिंगम, नोट कर लेना। ये नहर कोरोमंडल तट पर, जो आंध्र प्रदेश के आसपास के इलाके हैं वहाँ सिंचाई करती है, आंध्र प्रदेश के हिस्सों में। बकिंगम नहर कोरोमंडल तट पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे पुरानी नहर भाई साहब। इसका निर्माण 1927 में, नहर कब खुदवाई गई? 1927 में, और इस नहर का नाम है गंग नहर। और कहाँ पे स्थित है? ये भारत में ही, भारत में स्थित है गंग नहर, है ना। और शासक थे गंग नामक राजा ने इस नहर को खुदवाया था। ये दुनिया की सबसे पुरानी नहर मानी जाती है 1927 में, नोट कर लेना, है ना। अगला प्रश्न है मचकुंड बांध। ये एक बांध है भाई साहब, डैम, मचकुंड परियोजना, ये बांध है ना, जो दो राज्यों की सीमा पर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है भाई साहब। और नदी का नाम है मयूराक्षी, मयूराक्षी नदी पर स्थित है। कौन सा बांध है? मचकुंड बांध, मयूराक्षी नदी पर। अगला प्रश्न है एकमात्र टिन उत्पादक राज्य। एकमात्र राज्य भाई साहब जहां टिन का उत्पादन होता है, सिर्फ पूरे ऑल ओवर भारत में, इंडिया में सिर्फ एक ही राज्य है जहां टिन का उत्पादन होता है। जगह का नाम बस्तर है और राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में, जहां पर इंद्रावती नदी भी बहती है, जो गोदावरी की सहायक नदी है ना, इस बस्तर वाले इलाके में टिन का उत्पादन होता है, जो कि नक्सलाइट प्रभावित इलाका है। ये नक्सलियों से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है। अगला पॉइंट लिखा है मैंने तलचर। तलचर एक पावर प्लांट भी है, तलचर के नाम से। क्या है? पावर प्लांट, जहाँ कोयले से लाइट बनती है। ये उड़ीसा में बहुत फेमस जगह है तलचर। और क्या निकाला जाता है उड़ीसा में? कोयला।
तलचर जो जगह है वो उड़ीसा में स्थित है भाई साहब, कोयले के लिए फेमस है, तलचर नामक प्रसिद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र। अगला है देखो तारापुर परमाणु प्लांट है जो कि कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। भारत का सबसे पहला स्थापित होने वाला परमाणु प्लांट है जो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी वर्ष में, 1969 में। दूसरा है रावतबाटा राजस्थान में, जो उसके बाद स्थापित हुआ था, बात करें तो 1972 के आसपास। नरोरा है, ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु प्लांट जो कि उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित है, बुलंदशहर में, और बुलंदशहर में पड़ती है जगह नरोरा, और यहाँ बहती है नदी गंगा जी, और यहीं से निकाली गई है एक निचली नहर। कौन सी नहर निकाली गई है, निचली नहर निकाली गई है, निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर की उत्पत्ति बुलंदशहर में गंगा से होती है। इसकी बात करें तो 1989-90 के आसपास लगा था नरोरा, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु प्लांट। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, और कैगा कर्नाटक में। 1990 या 84 के आसपास, कंफर्म मुझे वर्ष नहीं है, दिमाग से निकल गई, ऐसे देख लेना, वर्षों को देखना चाहें तो देख लेना। कलपक्कम कहाँ पे, तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला प्रश्न लिया हमने हिंडाल्को। हिंडाल्को एक कंपनी है जो कि एल्युमिनियम उद्योग में काम करती है। किसके उद्योग में काम करती है, एल्युमिनियम उद्योग में। हिंडाल्को बहुत प्रसिद्ध फर्म है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। कहाँ पे काम करती है जी, हमारे सोनभद्र में, और सोनभद्र में जगह का नाम है पिपरी। यहाँ पर एल्युमिनियम के लिए काम करती है जी, किसके लिए, एल्युमिनियम के लिए। पिपरी नामक जगह है सोनभद्र में। कौन सी जगह सर, पिपरी नामक जगह में, है ना, नोट करते चलना। कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करके पूछिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें, और लाइक करने में कंजूसी नहीं। जब वो क्वेश्चन है एकदम जैसे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन आपका पेपर का। अंटार्कटिका सुना ही होगा आपने, जो कि टोटल किससे ढका हुआ है, बर्फ से। टोटल बर्फ से ढका हुआ है 100% अंटार्कटिका। तो यहाँ पे जो दुनिया भर के देश हैं वो अनुसंधान संस्थान लगाते हैं, जैसे रूस है, अमेरिका है, इंडिया है, चाइना है, अलग अलग अपने देश अनुसंधान लगाते हैं कुछ ना कुछ शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए यहाँ पे, है ना। तो देखिए भारत ने भी लगाए हैं अपने अनुसंधान शोध संस्थान अंटार्कटिका में। तो भारत ने सबसे पहला लगाया था दक्षिण गंगोत्री के नाम से। मैंने तीनों लिखे हैं आपके लिए, क्या नाम था, दक्षिण गंगोत्री। तो दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब करी हमारे देश ने, 1984 में। ये अनुसंधान संस्थान है जो कि कहाँ पे खोज करता है, अंटार्कटिका में अलग अलग चीजों पर। दूसरा लगाया था मैत्री, इसकी स्थापना 1988 में करी। तीसरा लगाया था भारती, इसकी स्थापना 2012 में। तो ये 3 अनुसंधान संस्थान है हमारे देश के द्वारा स्थापित। कितने अनुसंधान है, 3 रिसर्च सेंटर हैं जो कि अंटार्कटिका में काम कर रहे हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। और तीसरा लेटेस्ट लगाया भारती के नाम से 2012 में। तीनों के वर्ष लिख लेना, तीनों के नाम लिख लेना, हमारे देश के द्वारा स्थापित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान, फूड टेक्नोलॉजी सेंटर इसे बोल देते हैं, खाद्य, है ना, ऐसे लिख सकते हैं भैया, कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं खाद्य। तो कहाँ पे है जी, मैसूर में, और मैसूर बोले तो कर्नाटक में। रिसर्च सेंटर है जी खाद्य का, है ना, केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रीय राजमार्गों की सबसे ज्यादा लंबाई कौन से राज्य में है, तो सबसे ज्यादा लंबाई है महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे हैं, जो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत बनाए जाते हैं, है ना, इनकी सबसे ज्यादा लंबाई देखें किलोमीटर में तो वो महाराष्ट्र में ज्यादा है। कौन से राज्य में, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, 2019 के आंकड़ों के हिसाब से। आंकड़े हैं 2019 के आंकड़ों के हिसाब से है, इसका आगे भी बता देंगे लेटेस्ट। अगला प्रश्न है भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र, भारत का पहला, केवीके बोलते हैं, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, केवीके, कृषि विज्ञान केंद्र। 1974 में स्थापना हुई थी, 1974 पांडिचेरी में स्थापित किया गया था भारत का पहला केवीके, भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी या पौंडचेरी में 1974 में, 1974 में। अगला प्रश्न है भाई साहब भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बता दीजिए। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह, नोट कर लीजिएगा। जंगल महल एक बहुत प्रसिद्ध जगह है, फेमस क्षेत्र है, जंगल महल बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। कौन से राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। चाहो तो इसे और देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया, जंगल महल कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में। डायमंड हार्बर ये एक बंदरगाह का नाम है, डायमंड हार्बर किसका नाम है, बंदरगाह है, ये एक पोर्ट है। तो डायमंड हार्बर, और एक दूसरा पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पे, सॉल्ट लेक सिटी, सॉल्ट लेक सिटी किसे कहा जाता है, कलकत्ता। सॉल्ट लेक सिटी भारत में कलकत्ता को जाना जाता है, और डायमंड हार्बर बंदरगाह भी कहाँ पे है, कलकत्ता में। और कलकत्ता में एक नदी बहती है, नदी का नाम लिख लेना, हुगली नदी बहती है, ठीक है। चपचारकुट, चपचारकुट ये नृत्य है मिजोरम राज्य का, बहुत फेमस नृत्य है।
चपचारकोट कौन से राज्य का भैया? चपचारकोट लिख लो, मिजोरम राज्य का। अब एक राज्य बड़ा विवादित है, मणिपुर, जो कि कई महीनों से आपस में दो जनजातियां लड़ रही हैं, एक कुकी और एक मैतेई। ये दोनों जनजाति मणिपुर में। तो देखिए, खोंगजोंग, खोंगजोंग क्या नाम है इसका? खोंगजोंग। और दूसरा है थांगटा। खोंगजोंग और थांगटा ये डांस हैं, ये क्या है? नृत्य। और ये नृत्य कहाँ पे फेमस है? मणिपुर में। दोनों डांस कौन से राज्य के हैं? मणिपुर के। नोट कर लेना, खोंगजोंग और थांगटा दोनों डांस, दोनों नृत्य मणिपुर राज्य के। नोट कर लीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रसिद्ध नृत्य हैं, या कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और कमेंट बॉक्स में और बताना, आपके लिए प्रश्न दे देते हैं, पूर्वांचल का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है, जो पूर्वांचल वाराणसी में बहुत फेमस है। ठीक है। और सोनभद्र में होने वाला कोई प्रसिद्ध नृत्य का नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में। क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क कोर्स है। यदि आप पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और प्लेलिस्ट में जा करके हमारे इस चैनल के में, तो वहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिलेगा आपको, है ना। जीएस का पूरा संपूर्ण कोर्स मिलेगा आपको। किसी भी एग्जाम को देने के लिए आप जीएस की क्लासेस वहाँ से पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करें। अपना ख्याल रखें, लगातार पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। सभी को नमस्कार, राधे राधे।